हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये रेफर करता है, स्टेटमेंट इनके नाम में लगा हुआ है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये रिपोर्ट देता है कि हमारा जो बिजनेस है साल के एंड में, यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उस समय, क्या वो प्रॉफिट में चल रहा है या वो लॉस में चल रहा है। और इसमें दो बेसिक स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, और उस इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट बनते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बताता है कि हमने बिजनेस में जितने भी ऑपरेशंस करे, उस ऑपरेशन से हमको इनकम कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। और दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ना। तो अब यहां हमें के समझना है कि इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है सर? इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में कौन से अकाउंट बनने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं। सबसे पहली बात, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उस ट्रेडिंग अकाउंट से या तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और या आएगा ग्रॉस लॉस। ठीक, तो हम जितनी भी ट्रेडिंग, देखो नाम में क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इसमें क्या क्या आएगा? जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की एक्टिविटी है, वो सारी इसके अंदर आएंगी। तो वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। देखो, एक आपको मैं बात बताऊं कि जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट है उससे मैंने क्या बताया कि सर या तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा और यह आएगा हमारे पास लॉस। यानी कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो किस नेचर का है सर? ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो है नॉमिनल नेचर का। वो सारे अकाउंट जिनसे या तो हमको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, वो हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल नेचर का रूल क्या कहता है कि सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी चीजें आएंगी वो हमारी फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, और जो भी क्रेडिट साइड में चीजें आएंगी वो हमारी फर्म के लिए इनकम है या गेन है। तो वन बाय वन विद रीजन समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आती है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड तो खैर आपको मालूम ही होगा। फिर भी नहीं मालूम तो मैं अगर फॉर्मेट के तरीके से सिखा जाऊँ, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊँ, ट्रेडिंग अकाउंट का पापा वाला फॉर्मेट बनाता हूँ मैं अगर आपको अभी शो करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा जिसे मैं टी शेप करता हूँ। ये हमारी साइड डेबिट साइड और ये हमारी साइड क्रेडिट साइड, जिसको हम बोलते हैं पापा वाला फॉर्मेट। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, अब बात क्या होती है? बात ये है हमारी
कि डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी सर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आएगी, ऑल इनकम एंड गेन। तो वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले कि डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हमारी ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। क्या आएगी सर, या तो ओपनिंग स्टॉक आएगा या इन्वेंट्री आएगी। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास गुड्स होते हैं, वो गुड्स जो बनके तो तैयार हैं लेकिन अभी सेल नहीं हुए, यानी कि अनसोल्ड गुड्स, साल के पिछली साल के एंड में, यानी कि एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, वो गुड्स जो पिछली साल के एंड में सेल नहीं हुए, वो इस साल की शुरुआत में क्या हो जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक हो जाएंगे। यानी कि पिछली साल का जो 31 मार्च का जो स्टॉक का बैलेंस था, वो आने वाली अगली साल में 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। जो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक था, वो यहां क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो वन बाय वन समझेंगे। ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और क्या इंक्लूड हो सकता है सर, और इंक्लूड हो सकता है वो गुड्स जो अभी आधा बना है, पूरा नहीं बना, जिसे हम कहते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है हमारा फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो बन के तैयार है लेकिन अभी सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड है। तो इन तीनों के ओपनिंग स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री में जाते हैं, और ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है। तो फॉर्मेट तो मैं आपको बता चुका। अगर इसकी एंट्री पास करनी हो तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट DR2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा परचेजेस। परचेजेस का मतलब वो गुड्स जो आपकी फर्म में इस पर्पस से खरीदे गए हैं कि इनको हम सेल करेंगे, यानी रीसेल करेंगे, उनको हम परचेज कहते हैं। और जब हम इन परचेज किए हुए गुड्स में से कुछ सामान वापस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का जो सेकंड नेम होता है वो होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मीन्स क्या है कि जो सामान है वो आपके पास से जा रहा है, आउटवर्ड यानी कि आपके पास से जा रहा है। और आपके पास से कब जाएगा, आपके पास से जब जाएगा जब आपने उसे परचेज किया हो। तो परचेज कहाँ आता है सर, परचेज हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। और परचेज में से अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है तो उसको लेस कर देते हैं, उसके बाद नेट परचेज का अमाउंट निकालते हैं। तीसरा और जो मेन जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं वो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। अब वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस जो आपको गुड्स को परचेज करते में हुए, परचेज करके गोडाउन तक ले जाने में हुए, और गोडाउन से मैन्युफैक्चर करने में हुए, ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोबारा ध्यान से समझना बेटा, वो सारे खर्चे जो भाई आप सामान बना रहे हो, आप माल बना रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने भी उस सामान को कहीं ना कहीं से खरीदा होगा ना, वहां आपने परचेस किया, उस परचेस किए गए सामान को आप अपने गोडाउन तक ले गए, और गोडाउन में ले जाने के बाद आपने उसे मैन्युफैक्चर किया, उसे बनाया। तो इसके बीच जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सारे के सारे कौन से कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर कोई भी खर्चा है जो इन तीनों में से किसी भी नेचर का है वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब मैं वन बाय वन डायरेक्ट एक्सपेंस को बाय नेम समझाऊंगा। सबसे पहला आपका वेजेस।
मुझे ये बताओ वेजेस किसे देते हो? वेजेस हम वर्कर्स को देते हैं, उन वर्कर को जो डायरेक्टली इंगेज्ड हैं किन कामों में, या तो वो हमारे सामान को कहीं ना कहीं लोड करवा रहे हैं या अनलोड करवा रहे हैं या हमारे प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का। तो जाहिर सी बात है आपको साफ दिख रहा है कि ये किस नेचर के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नेचर के हैं। तो ये ट्रेड अकाउंट के कहाँ जाएंगे? ये ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। आपको क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी आप कहां डालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन अगर दे रखा है सैलरी एंड वेजेस, अगर दे रखा है सैलरी एंड वेजेस, उस केस में ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक। एक और चीज, अगर आपने जो वेजेस पेड करे हैं वो किसी नई मशीन को लाने में खर्च किए हैं या उसके इंस्टॉलेशन में खर्च किए हैं, तब उस वेजेस का कहीं हमें शो नहीं करना, क्योंकि जो भी हमारी कॉस्ट होगी एसेट्स की, उस कॉस्ट ऑफ एसेट्स में वो वेजेस ऑलरेडी इंक्लूड हो गई होगी। तो ये तो एक टाइप का हमने समझा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं? अगला होता है कैरेज या फिर कैरेज इनवर्ड, और या फिर फ्रेट। तीन नाम कुछ भी हो सकता है, या तो आपको कैरेज दिया हो सकता है सिर्फ, या दिया हो सकता है कैरेज इनवर्ड, और या दिया हो सकता है फ्रेट। ये वो एक्सपेंसेस हैं। पहली बात, ये कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। आप गुड्स को फैक्ट्री तक ले गए या उस जगह तक ले गए जहां पे आपका बिजनेस है, इसके दौरान आपने भाड़ा वगैरह दिया, धुलाई वगैरह करवाई मशीन की, और भी कुछ खर्चा किया, उन सबको हम कैरेज या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट कहते हैं। तो ये हमारे ट्रेड अकाउंट के कहाँ जाएंगे सर? डेबिट साइड में जाएंगे, बिकॉज ये किस नेचर के हैं? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से सर? दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ब्रिंगिंग द गुड्स टू द गोडाउन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, परचेजिंग ऑफ गुड्स, इसके दौरान जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे हमारे कौन से नेचर के हैं सर? वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं। थर्ड है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब है वो सारे खर्चे जो आपने सामान को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में लग रहे हैं, जैसे कोल, गैस, फ्यूल, और क्या हो सकता है? वाटर, पावर, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटनिंग, ये सारे खर्चे हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के हेड में आते हैं, और ये सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इनको शो करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा स्टोर कंज्यूम्ड। स्टोर कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी मशीन्स होती हैं, उन मशीन को आपको वर्किंग कंडीशन में रखना पड़ता है, परफेक्ट कंडीशन में रखना पड़ता है। तो भाई वो परफेक्ट कंडीशन में अपने आप तो रहेंगे नहीं, उनके लिए आपको क्या चाहिए? इंजन ऑयल वगैरह चाहिए, कॉटन वेस्टेज चाहिए, ऑयल चाहिए, ग्रीस चाहिए। ये सारे हमारे स्टोर कंज्यूम्ड होते हैं, इन पे किया गया खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? जब आप सामान को 7 समुंदर पार से मंगवा रहे हैं, यानी कि आपका जो सामान है, जो आपने सामान परचेज किया है, वो परचेज आपने शिप से, सामान शिप से आ रहा है आपके पास, तो इसमें जो खर्चा हुआ वो कहलाता है डॉक चार्जेस। और डॉक चार्जेस हमारा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की भूमिका निभा रहा है, तो ये भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद एक लास्ट हेडिंग रहती है रॉयल्टी की। रॉयल्टी का मतलब क्या है
कि ये वो अमाउंट होता है जो हमें ओनर को देना पड़ता है उसकी किसी चीज को यूज करने के लिए, उसके बनाए गए कोई पेटेंट के लिए, उसके बनाए गए कोई माइंस के लिए, उस यूज करने के लिए हम उसे एक अमाउंट देते हैं जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी। क्योंकि अगर हमें किसी को रॉयल्टी देनी है तो हमारा जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जो भी बुक यूज कर रहे हो, वो DK गोयल हो या जिस भी राइटर की हो, उसका पब्लिकेशन अलग होता है और राइटर अलग होता है। तो जब भी वो बुक सेल होगी तो उसका कुछ हिस्सा राइटर के पास जाता है, कुछ हिस्सा पब्लिकेशन के पास रहता है। तो पब्लिकेशन को मालूम है कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट किसको देना है, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट उस पर्सन को देना है, तो वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा देंगे उसके अनुसार। इसीलिए रॉयल्टी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करा जाता है और ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड में उसको शो करते हैं। तो ये सारी मैंने बात बताई आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहला सेल्स और सेल्स रिटर्न। सेल्स और सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है, चाहे है ना, और इस सेल्स में से जो हमारा सामान सेल हुआ है, कुछ सामान बिका हुआ हमारे पास वापस आ गया तो वो माइनस हो जाता है। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। इनवार्ड मतलब अब सामान हमारे पास वापस आ रहा है, और हमारे पास वापस कब आएगा? जब हमने सेल करा होगा। देन उसके बाद होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको मालूम ही है, वो सामान जो साल के एंड में सेल नहीं हुआ है उसको हम कहाँ डालते हैं? ट्रेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसमें एक रूल लगता है कि इसमें जो वैल्यू ली जाती है वो जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस का मतलब उस क्लोजिंग स्टॉक में बनाने में जो खर्चा हुआ है वो, या फिर उसको बेचने पर जो पैसा आपको मिल सकता है वो, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी उसी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आ रही बात? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेसिकली, वैसे तो शायद इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखनी है कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभी जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है। वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक इनकॉर्पोरेट एंट्री अपने आप ही पास हो चुकी है ऑलरेडी बुक में, तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो पहले से ही डिडक्ट हो चुका है, किसमें से? परचेज अकाउंट में से। तो इस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे उस समय अपीयर किया जाएगा। तो आई होप एंट्री तो उसकी आप बना लोगे। जो डेबिट साइड में आने हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट DR टू डेबिट जिसका नाम है, और जो क्रेडिट साइड में आ रहे हैं तो ये सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। और फॉर्मेट आपको मालूम ही है, पापा वाला फॉर्मेट जो मैंने शुरुआत में बताया था, तो उस फॉर्मेट से तो आप क्वेश्चन कर लोगे। फिर आपको ये देखना है कि आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है या डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। अगर आपने टोटल किया और क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो यहां आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस करके, और अगर आपका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो यहां आ जाएगा बैलेंस करके ग्रॉस लॉस। ठीक है ना? तो और भी कुछ आपके क्वेश्चन में पॉइंट होते हैं, जैसे आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपका, जैसे अब मैंने फ्रेट बताया था, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं आपको क्वेश्चन में दी होगी, आपको सिर्फ भटकाने के लिए। वैसे बच्चे आजकल भटक जाते हैं बहुत जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो आपने सामान बेचा है उसकी कीमत क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, यानी कि दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं जिनसे फॉर्मूला निकाला जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी।
जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, क्या चीज नहीं दे रखी। उसके बाद अलग हेड आता है जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है बेसिकली नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने फॉर्मूले क्यों लिखा है, किसी किसी क्वेश्चन में अगर आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है और इनमें से कोई अमाउंट भी गिवन है, यानी कि एडजस्टेड परचेज भी है क्वेश्चन में और क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं शो नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में एडजस्ट हो चुका है और एडजस्टेड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का हिस्सा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। फिर कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का इतना परसेंट है या कॉस्ट का इतना परसेंट है, वहां कोई दिक्कत नहीं आती, वहां तो हम सीधा सीधा परसेंट निकाल लेते हैं। दिक्कत वहां आती है जहां आपको वैल्यू तो दे रखी है सेल्स की और जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है कॉस्ट पर। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं कि सेल्स हुई है 6 लाख की और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट। वैसे तो एक टेबल होती है पूरी, लेकिन टेबल में क्यों रटाऊं आपको, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो बेटा 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कॉस्ट 100 है, ठीक, और प्रॉफिट कितना हुआ है कॉस्ट पर 25, यानी कि 100 का 25% 25, तो जो सेल है वो कितनी हुई होगी 125। सर ऐसा कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। यहां पे कॉस्ट है 100, जीपी है 25, इधर गया तो 125 आ गया सेल्स। भाई हमने कॉस्ट को 25% प्रॉफिट पर बेचा है तो जो सेल्स की वैल्यू है 6 लाख, ये किसी चीज का 125% है और हमें कितना परसेंट निकालना है 25%। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 लाख इंटू 25 अपॉन 125। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से कंसेप्ट 1 क्लियर हुआ। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली जो अगर आपको ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और ग्रॉस लॉस हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हमारे डेबिट साइड में, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो क्रेडिट साइड में। तो वो हम जब इसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इन सारी इंफॉर्मेशन से। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास मैंने जो कंसेप्ट पूरा शेयर किया था उस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, और यहाँ पर परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न भी दे रखा है। तो इस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होकर अमाउंट बाहर जाएगा। सेल्स बाई साइड यानी सीआर साइड आता है, और सेल्स के साथ साथ सेल्स रिटर्न भी दे रखा है। तो ऐसे ही बाई में सेल्स, सेल्स रिटर्न माइनस फिर अमाउंट। वेजेस डेबिट साइड आता है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड आएगा क्योंकि ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड इस अकाउंट में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएगा। गैस फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डॉक चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएगा। फैक्ट्री लाइटनिंग डेबिट साइड में आएगा। ऑफिस लाइटनिंग डेबिट साइड में नहीं आया क्योंकि ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है, और क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख रुपए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बनाया है। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इन सबको करने के बाद हम लोग सीआर साइड का टोटल करेंगे, जो कि टोटल आएगा ये 23,64,000। और 23,64,000 में जब डेबिट साइड का टोटल आप सब माइनस कर दोगे तो हमारा निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 7,69,000। तो मैं आंसर पहले आपको दिखाता हूँ, 7,69,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A।
क्वेश्चन नंबर 2A को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको एडजस्टेड परचेज दे रखी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस एडजस्टेड परचेजेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ें उसमें ऑलरेडी शामिल हैं और क्वेश्चन में दे रखी हैं तो हम उन्हें वहाँ ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया है, प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो इनमें से किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी दे रखा है और ये एडजस्टेड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2A। देखिएगा, आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखी है 15 लाख की, कहाँ जाएगी, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स दे रखी है 21 लाख 40 हज़ार और रिटर्न इनवार्ड। इनवार्ड का मतलब आपके पास आ रहा है, आउटवार्ड का मतलब आपके पास से जा रहा है। तो आपके पास जब कोई चीज़ आ रही है तो हमने बेची होगी, जाहिर सी बात है, तभी तो वापस आ रही है। तो बाई में सेल्स और उसमें से 40 हज़ार माइनस। फ्रेट एंड पैकिंग डेबिट साइड, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल ये यहाँ नहीं आएगा, डेप्रीशिएशन यहाँ नहीं आएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक सीआर साइड में नहीं आएगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेज के फॉर्मूले में ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। बाय में सेल्स, रिटर्न को माइनस यहाँ बाहर लिखा, एडजस्टेड परचेज, फ्रेट एंड पैकिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इधर का टोटल आपका 21 लाख। और जब 21 लाख को आप इस टोटल से माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 5,25,000। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं 2 फॉर्मूले और डिस्कस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, यानी कि जो आपने गुड्स को बेचा है उनकी कीमत क्या थी, है ना। तो एक 2 फॉर्मूले होते हैं इसको निकालने के। एक फॉर्मूला होता है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से ही मिलता जुलता है, जहां ओपनिंग स्टॉक में परचेज को प्लस करिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करिए। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं या आएंगे। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है COGS का, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि हमने सेल करी, उस सेल पर हमें कितना फ़ायदा हुआ वो माइनस कर दो तो COGS आ जाएगा। और एक और हो सकता है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। भाई डिपेंड करता है ना कि आपको प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है। तो अभी हम 2B को करते हैं। 2B वाला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ मैंने जानबूझ के यहाँ क्लोजिंग स्टॉक डाला था ताकि मैं हाईलाइट आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2B में आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सर क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड में जाएगा, नहीं बेटा, क्यों नहीं जाएगा वो हम आगे बताएंगे। वेजेस हमारा डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग के, तो हमने डेबिट साइड में डाला है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको सैलरी दे रखी है, सैलरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, यहाँ नहीं आएगी। सेल्स दे रखा है, सेल्स बाय साइड में आएगा। एडजस्टेड परचेज दे रखा है, डेबिट साइड में आएगा। यही रीज़न है कि क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट नहीं करना। तो आप यहाँ 6,88,000, यहाँ 5,50,000 और 40,000 को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 98,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A। 3A में आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS और ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और अगर परचेज रिटर्न दे रखा है तो माइनस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, परचेज आपको दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, सेल्स यहाँ नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न नहीं आएगा। यानी कि देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था 32,000 का, परचेजेस हैं 2,80,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 20,000 के और क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। ये आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका COGS आएगा 2,82,000, 2,82,000। और क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। तो यहाँ पर COGS निकालने का जो दूसरा फॉर्मूला था, जहाँ पर हमें सेल्स में से GP माइनस करते थे, तो आपको COGS दे रखा है, सेल्स दे रखा है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट ईजिली निकाल लोगे। बट क्वेश्चन में सेल्स जो आपको दे रखी है वो 4 लाख की है और आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखा है जो है 8,000 का। तो नेट सेल्स हमें निकालनी है। नेट सेल्स हमारी कितनी आएगी, 3,92,000। तो 3,92,000 में से 2,82,000 माइनस करोगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,00,000
10,000। तो अभी दोनों आंसर हम टैली कर लेते हैं। COGS हमारा आया 2,82,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,10,000। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और एक प्यारी सी कंडीशन दे रखी कि जो हमने गुड्स बेचा है वो 3/4 बेचा है। तो पहले हम COGS निकालते हैं। COGS के लिए परचेज दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, यानी सामान आपके पास से जा रहा है। तो जाएगा कब? जब आपने परचेज किया होगा। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कैरेज इनवर्ड प्लस, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड यहाँ नहीं आएगा। वेजेस भी प्लस होगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इतना करने के बाद आपके पास आ जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि मैंने ये सॉल्व किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये हमारा 6,80,000 का परचेज था, माइनस रिटर्न किया, कैरेज इनवर्ड प्लस किया, वेजेस को प्लस किया। इतना करने के बाद COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आई 7,20,000। अब इस 7,20,000 का 3/4 यानी कि 5,40,000 का सामान 6 लाख में बेच दिया। तो जाहिर सी बात है, आपको साफ दिख रहा है कि हमको प्रॉफिट कितने का हुआ है सर? 60,000 का। यहाँ मैं दिखाता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5A। 5A में आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले COGS निकालते हैं। COGS का दूसरा फॉर्मूला यानी कि सेल्स माइनस GP। तो क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है आपको और सेल्स रिटर्न भी दे रखा है। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और माइनस GP 16,000 माइनस 1,000 यानी 15,000 और माइनस 6 यानी कि 9,000। तो COGS आपका कितना आएगा? 9,000 रुपये। उसके बाद COGS का पूरा फॉर्मूला देखिए, COGS 9,000 रुपये, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा था 5,000 रुपये, परचेज आपको दे रखा है 10,000 रुपये, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे और कैरेज इनवर्ड आपको दे रखा है 1,000 रुपये और हमको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। इन सबको प्लस करोगे, माइनस करने के बाद 15,100 आएगा और उधर 9,000 था ही। क्लोजिंग स्टॉक को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, जिससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 6,100 रुपये। मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, 6,100 रुपये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जिसमें अगेन हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो जिन क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, बेसिकली पहले हम देखेंगे क्या COGS का सेकंड फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इस क्वेश्चन में भी है। सेल्स दे रखा है 3,60,000, ये सेल्स रिटर्न होता है, अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और GP आपको दे रखा है। नहीं सर, इस क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस दे रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैंने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, देखेंगे 5B। देखिए, सबसे पहले COGS निकाल रहे हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और क्योंकि ये ग्रॉस लॉस है तो ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा जो COGS आएगा वो आएगा 3,75,000। अब अगेन COGS का फर्स्ट फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस यहाँ ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, आपको परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न दे रखा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है। इन सबको करने के बाद इधर का टोटल आएगा 4 लाख और इधर 3,75,000। ये माइनस होगा तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा हमारा 25,000। तो दोनों आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हमारा 3,75,000 और क्लोजिंग स्टॉक आया 25,000। अब ये जो क्वेश्चन है उनको करने के लिए मैं आपको एक चीज़ पहले थोड़ी सी बता देता हूँ। देखिए, आपको ये तो मालूम है कि कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP, और सेल्स अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? कॉस्ट प्लस GP, है ना। तो आपको इन्हें को रटना नहीं है, हमें समझना है। मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6A। 6A में कह रहा है भाई आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। आपको सेल्स दे रखी है और सेल्स का 40% हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 8 लाख का 40% आप इजीली निकाल दोगे। 8 लाख का 40% आएगा 3,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स आपके पास है ही। COGS का सेकंड फॉर्मूला सेल्स माइनस GP, तो आपका ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगले वाले में भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि सेल्स दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल्स पर ही है। तो 12 लाख का ये 33 1/3 निकालेंगे तो 4 लाख आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, फिर अगेन फॉर्मूला COGS का 12 लाख माइनस 4 लाख यानी कि 8 लाख। यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको थोड़ा समझना। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, और जो सेल्स दे रखा है वो 20% दे रखा है कॉस्ट पर। यानी कि कॉस्ट अगर 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट 20 है तो सेल्स कितना होगा? 120, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ क्या सर?
सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। तो जो हमारा 9 लाख है वो किसी चीज का कितना परसेंट है, 120%, और हमें कितना निकालना है उसमें से 20%। तो हम क्या करेंगे, 9 लाख इंटू 20 अपॉन 120। तो इस पूरे फॉर्मूले को लगाकर आप आंसर सॉल्व करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 1.5 लाख। अब आपके पास 1.5 लाख आ गया, सेल्स भी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख में से 1.5 लाख माइनस किए 7,50,000 आपका आंसर हो जाएगा COGS। तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1.5 लाख और COGS 7,50,000। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको निकालना है असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो सबसे पहले आप COGS निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर COGS, सेल्स दे रखा है 15,60,000। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले 15,60,000 का 40%, जो कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है पूरा। यहाँ देखिए, सबसे पहले 15,60,000 का 40%, ये सेल्स की वैल्यू है 15,60,000 का 40%, जो कि आएगा 6,24,000। अब आप COGS निकालोगे, सेल्स माइनस GP। तो 15,60,000 में से 6,24,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया COGS 9,36,000। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, COGS 9,36,000, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, परचेज 9,30,000। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा आपका ये 10,50,000 और ये है 9,36,000। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 1,14,000 और आंसर देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 1,14,000। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 9 में आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, लेकिन सर 9 में भी वही केस आ गया, सेल्स तो दे रखा है 19,50,000, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30% ऑन कॉस्ट। तो ये सेल्स किसी चीज का कितना परसेंट है, 100 + 30 यानी कि 130, और हमें इसमें से कितना निकालना है 30। तो 19,50,000 इंटू 30 अपॉन 130, इस तरीके से 19,50,000 इंटू 30 अपॉन 130। तो इतना करने पर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4,50,000। अब 4,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स है 19,50,000, दोनों को माइनस करोगे तो 15 लाख आपका आएगा COGS। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो COGS आ गया आपका, COGS कितना है 15 लाख। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ के आएगा 18,40,000। 18,40,000 में से 15 लाख माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका 3,40,000। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, 3,40,000। 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम वीडियो करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स निकालनी है और निकालनी है GP। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000 और GP है 25% सेल्स पर। तो यहां भी हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP। अगर कॉस्ट 100 है, सेल्स पता नहीं है और GP आपको कितना दे रखा है 25, तो एक तरीके से जो कॉस्ट है वो किसी चीज का, ये किसी चीज का कितना है 75%, और हमें कितना निकालना है 100%। तो 4,50,000 इंटू 25 अपॉन 75, इतना करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1.5 लाख। यहाँ देखिए मैंने सॉल्व किया है, 4,50,000 इंटू 25 अपॉन 75, तो ये आया आपका 1.5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, सेल्स माइनस GP। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट ये इधर जाएगा, तो सेल्स हमारा आ जाएगा 6 लाख। तो नेट सेल 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 1.5 लाख। तो ये तो थे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दोनों फॉर्मूले से ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकालना है ना। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको मैं अगली वीडियो एक लाऊंगा, उसमें पहले मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाऊंगा, देन इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।